हेलो बच्चों, आज हम सभी जो है क्लास 7th का विज्ञान के संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, निम्न में कौन साबुन के साथ झांग देता है? तो साबुन के साथ झांग जो है मृदु जल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर आगे देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित है? तो जो है हमारा प्यारा पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। आगे देखते हैं, झीलों के जल किस प्रकार के होते हैं? तो झीलों के जल जो है मृदु जल होते हैं, मीठे जल होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, मृदु और खारे जल को कैसे पहचानेंगे? तो मृदु और खारे जल को जो है साबुन के झांग से पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जो है नमकीन झील है, यानी मृत सागर में जो है जो जल है उसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। जल मितव्ययता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, वो क्या है? बूंद सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितना पानी आवश्यक है? तो एक व्यक्ति को 24 घंटे में 5 लीटर पानी जो है आवश्यक है। आगे देखते हैं, किस देश में जल पुलिस की व्यवस्था की गई है? तो फ्रांस देश में जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है? तो वर्षा जल शुद्ध होता है, शुद्ध जल को बर्बाद होने से रोकने के लिए, वाटर टेबल का स्तर ऊपर लाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। ये सभी ऑप्शन जो है ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन वाटर टेबल को प्रभावित करता है? तो वाटर टेबल को प्रभावित करने वाला जो है हमारी जनसंख्या है, कृषि है और औद्योगिकरण है, यानी कि उपयुक्त सभी ये तीनों कारण जो है हमारे वाटर टेबल को ये प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अमीबा में पाचन में होता है, तो अमीबा में पाचन डैश में होता है। तो अमीबा में पाचन जो है भोजन रसधानी में होता है। आगे बढ़ते हैं, जुगाली करने वाले जंतु में सेलुलोज का पाचन रूबिनो कोकस नामक डैश से होता है। तो ये जो होता है जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में डैश जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 4 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रोटीन के पाचन से डैश बनते हैं, तो प्रोटीन के पाचन से जो है एमिनो अम्ल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले जंतु के आमाशय के डैश खंड में किण्वन होता है, तो ये रुमेन खंड में जो है किण्वन होता है। आगे बढ़ते हैं, आमाशय में पैदा होने वाले रस से पाचन होता है, इसकी जानकारी सबसे पहले डैश मरीज में हुई थी। तो ये जो है आपके सेंट मार्टिन में हुई थी। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा के किस दांत को अकल दांत कहते हैं? तो ये जो है
अंतिम मोलर दांत जो है अकल दांत कहलाता है। जो सबसे अंतिम मोलर दांत जो होता है वही हमारा क्या होता है, अकल दांत कहलाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस करता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा के मात्रक क्या है, कैलोरी है। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु गर्म है, यह कथन अपूर्ण है क्योंकि वस्तु का गर्म होना सापेक्ष है। वस्तु का गर्म होना क्या है, सापेक्ष है। ताप एवं ऊष्मा है, तो ताप एवं ऊष्मा क्या है, अलग अलग राशियां है। ये ताप और ऊष्मा दोनों सेम राशि नहीं है, ये अलग है, ये टेम्परेचर अलग है और ये हीट जो है ये अलग है। चालन विधि में गर्म तथा ठंडी वस्तुएं संपर्क में होती है। विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। विकिरण में क्या है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण कहे तो रेडिएशन में जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तभी तो हम लोग देखते हैं जो सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सूर्य की प्रकाश ऊष्मा हमारे तक पहुंच पाता है, वो असल में रेडिएशन के कारण पहुंच पाता है। तो रेडिएशन के लिए जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करते हैं, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। यानी तापमान क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा, तो ये कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो है स्थित जल है और फिर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित लोहे की छड़ को दोनों को अगर एक साथ डाल दे तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, जिस ऊष्मा स्थानांतरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह है केवल विकिरण। यानी विकिरण में जो है ऊष्मा के स्थानांतरण जो होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण विधि में विकिरण की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि फिर एक से बात देख लेंगे कि जिस ऊष्मा स्थानांतरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सा है, तो केवल विकिरण है। विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक वाट नहीं है, ये तो शक्ति का मात्रक है। ऊष्मा के मात्रक वाट नहीं है, ऊष्मा के मात्रक कैलोरी है, ऊष्मा के मात्रक जूल है, ऊष्मा के मात्रक किलो कैलोरी है, लेकिन क्या है, वाट नहीं है। यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान नहीं है, तो स्वस्थ मानव का तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। स्वस्थ मानव का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तापांतर के कारण प्रभावित ऊर्जा से संबंधित नहीं है, तो ध्वनि जो है तापांतर से
तपांतर के कारण प्रभावित ऊर्जा से संबंधित ये नहीं है। आगे देखते हैं, संवहन नहीं होता है। संवहन किसमें नहीं होता है? तो ठोस में संवहन नहीं होता है। तीव्र गति करते कण की चाल का मान अधिक होता है। मंद गति करते कण की चाल का मान कम होगा, यानी कम होता है। कौन सा संबंध सही है? तो यहां देखेंगे कि हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चाल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक या मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, एक समान चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड से चलते कण द्वारा 5 सेकेंड में तय दूरी होगी। तो ये देखा जाए कि हमारे पास चाल कितना है? तो चाल हमारा जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना है? समय जो है हमारे पास 5 सेकेंड है। और दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। तो जनरली देखा जाए कि चाल हमारा क्या था? 40 मीटर पर सेकेंड, और समय क्या था? 5 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 × 5 = 20, 1 0 इसका, यानी 2 0, यानी कि 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट, यानी डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक समान चाल 80 मीटर प्रति सेकेंड से चलते कण 8 सेकेंड में तय दूरी। तो यहां भी सेम चीज है, यानी कि चाल दिया गया, दूरी निकालना। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? चाल गुना समय होता है। हमारे पास चाल जो है 80 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, 80 मीटर पर सेकेंड, और समय क्या दिया गया? 8 सेकेंड मल्टीप्लाई 8 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 8 × 28 = 64, 1 0, यानी 640 मीटर। ऑप्शन में हमारा 640 नहीं है, तो हमारा ये ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, एक सरल दोलक 45 दोलनों में 30 सेकेंड का समय लेता है। इसका आवर्तकाल होगा। तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो 1 सेकेंड से कम होगा, 1 सेकेंड से कम होगा, यानी कि जलाइक हमें 30/45 करेंगे तो हमारा 1 सेकेंड से भी कम समय मिलेगा। सॉरी, 30 बटा क्या करेंगे? 45 करेंगे, तो क्या होगा? ये 15 से 2 मरतबे, 15 से ये 3 मरतबे, यानी कि 2/3 सेकेंड होगा। तो यानी कि 1 सेकेंड से भी कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, असमान चाल से चलते एक कार द्वारा 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा क्या है? 40 है, और समय क्या है? 1 है। तो जनरली जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये 40 मीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड है, तो ये गलत है। ये 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत है। ये 2/3 मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बात करते हैं, दूरी समय ग्राफ की आवृत्ति सरल रेखीय होती है जब चाल एक समान हो, यानी कि चाल जब एक समान होती है तो ग्राफ जो होता है सरल रेखीय होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि गति की दिशा नहीं बदले तो
यदि गति की दिशा नहीं बदले तो क्या होगा? पथ सरल रेखीय होगा। पथ क्या होगा? सरल रेखीय होगा। आगे बढ़ते हैं। मंद गति करते कण की चाल कम होती है। मंद गति करते कण की चाल क्या होती है? कम होती है। तीव्र गति करते कण की चाल अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है सरल दोलक एक आवर्तकाल में न्यूनतम बिंदु से एक बार गुजरता है। क्या करता है? एक बार गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। समय की माप के लिए आवर्ती गति का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। एक समान चाल से चलते कण एक चाल अचर रहती है, यानी कि ये कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में भौतिक परिवर्तन को चुने। तो देखेंगे भौतिक परिवर्तन, कांच की नली का टूट जाना भौतिक परिवर्तन है। कांच की नली का टूट जाना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चावल से भात बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर ये क्या है? मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। एक इकलौता जो है आपको जो है कांच की नली का टूट जाना एक भौतिक परिवर्तन होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन जो है जल कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, यानी कि जो है जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनके मदद से जो है बनाते हैं। हालांकि इसके अलावे भी और भी अतिरिक्त जरूरत होती है। जमीन से जो है, यानी मिट्टी से जो है खनिज लवण तथा जल मिनरल्स, ये सारी चीजें जो लेते हैं, और पौधे में खुद ही जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। इन सभी के सहयोग से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे की छड़ को लाल तप्त कर देना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। जब लोहे को जो हम गर्म करते हैं लाल तप्त हो जाती है, फिर ठंडा करेंगे, फिर लोहा अपनी जो है पूर्व अवस्था में चली आएगी, इसलिए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आगे बात करते हैं। निम्न में रासायनिक परिवर्तन को चुने। तो यहां पर क्या है? रासायनिक परिवर्तन को चुनना है। तो चूने को हवा में खुला छोड़ देना। चूने को हवा में खुला छोड़ देना ये रासायनिक परिवर्तन है। चूने को डिब्बे में भरना, पेट काटना, कपड़े धोना, ये सभी जो है आपके जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। 1 मिलीलीटर जल से निर्मित बर्फ का आयतन क्या होगा? तो 1 मिलीलीटर से अधिक होगा। अब जानते हैं कि जल को जब बर्फ में परिवर्तित करते हैं तो बर्फ का आयतन जो है जल के आयतन से अधिक होता है, यानी कि कोई जल जो है अगर उसको आइस करते हैं, बर्फ में परिवर्तित करते हैं, तो उसकी आयतन जो है बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने के लिए निम्न में कौन आवश्यक नहीं है? तो धूप आवश्यक नहीं है। जंग लगने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, नमी चाहिए और लोहा चाहिए। ये सभी जंग लगने के लिए आवश्यक है, लेकिन पूछा क्या गया है? कौन आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक वाला हमारा नहीं चाहिए, तो ये धूप क्या है? जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है, और यही सवाल पूछा गया है कि कौन आवश्यक नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएंगे? तो लोहे को जंग लगने से हम तेल लगा करके, पेंट लगा करके, शुष्क वातावरण में रख करके, उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रावाकरण एक है, तो रावाकरण एक क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुने। सही कथन को चुने। तो देखेंगे इसमें सही कथन आपका बी ऑप्शन है।
समान मात्रा में बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। अभी अभी हमने बताया है कि बर्फ का जो आयतन होता है जल के आयतन से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी अपना भोजन लेते हैं, तो स्वपोषी अपना भोजन मिट्टी से लेते हैं? नहीं। दूसरे पौधे से लेते हैं? नहीं। सड़े हुए पादप से लेते हैं? नहीं। यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है। डैश एक परजीवी पादप है, तो अमरवेल क्या है? एक परजीवी पादप है। पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, तो वो कहां करते हैं? तो वो जो है पत्तियों में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश एक कवक होते हुए भी लाभप्रद होता है, वो कौन सा है? मशरूम। मशरूम क्या है? एक कवक है, और ये मशरूम जो है एक कवक होते हुए भी लाभप्रद है, ये नुकसान नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च बनते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फिर ऊर्जा भी प्राप्त होते हैं। तो उपयुक्त जो है ए बी सी यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, तो पौधे को नाइट्रोजन डैश से मिलता है, तो किससे मिलता है? मिट्टी से मिलता है, जड़ से मिलता है, जीवाणु राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है उसके सहयोग से मिलता है, इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे। विषमपोषी भोजन का उदाहरण है, तो विषमपोषी जो है अमरवेल के भोजन का उदाहरण है। विषमपोषी भोजन का उदाहरण कौन है? अमरवेल है। पौधे के हरे भाग मुख्यतः पत्तों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी कारण इसे डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किनमें गति नहीं होती है? तो वायु में गति नहीं होती है। चक्रवात में क्या होती है? गति होती है। तूफान में भी गति होती है, हवा में भी गति होती है। ये जो है वायु में गति नहीं होती है। किसमें वायु की चक्रीय गति होती है? तो तूफान में जो है वायु की चक्रीय गति होती है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पवन की दिशा किधर होती है? तो व्यापारिक पवन की दिशा जो है भूमध्य क्षेत्र की ओर होती है। कहां होती है? भूमध्य क्षेत्र की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वर्षा किस हवा से होती है? तो हमारे देश में वर्षा जो है मानसून हवा से होती है। हवाई जहाज के उड़ने का कारण है, तो हवाई जहाज के उड़ने का कारण क्या है? तो गतिमान वायु में दाब घट जाना। आगे बढ़ते हैं। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, तो पवन दिशा सूचक का उपयोग जो होता है पवन की दिशा जानने के लिए हम लोग करते हैं उसका प्रयोग। आंधी आने पर क्या होता है? तो आंधी आने पर किसी घर के अंदर छुपना चाहिए, यानी कि आंधी आने पर जो है हमें क्या करना चाहिए? किसी घर के अंदर छुप जाना चाहिए। पवन वेग मापी जाती है, तो पवन वेग किससे मापी जाती है? तो पवन वेग से। गतिमान वायु का उदाहरण नहीं है, तो गतिमान वायु का उदाहरण कौन नहीं है? तो एक खाली गिलास में स्थित हवा। आगे देखते हैं। आंधी में कमजोर छप्पर उड़ जाने की वजह है, तो छप्पर पर दबांतर बल ऊपर लाना। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ नहीं आता है, तो बाढ़ नहीं आता है कब? भूसंखलन से नदियों के जलमार्ग का बाधित नहीं होना। ये ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुछ समुद्री मछलियां प्रजनन के लिए नदी में प्रवसन करती है, इसे
डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो एनाड्रोमस कहते हैं, एनाड्रोमस कहते हैं। क्या है? कुछ समुद्री मछलियां जो है प्रजनन के लिए नदियों में प्रवसन करती है। इस प्रवसन करने की क्रिया को, मेथड को, तरीका को एनाड्रोमस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। असमतापी जंतु में होता है। तो असमतापी जंतु में क्या होता है? ग्रीष्म निष्क्रियता होता है, शीत निष्क्रियता होता है, प्रवसन होता है, या दोनों होता है? इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके बिल्कुल सटीक है। और इसे देखते हैं सबसे पहले किनका कमेंट आता है। आप इसे जितना जल्दी हो सके इसको कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऊंट की गर्दन लंबी होती है जिससे वे डैश से बचे रहते हैं। तो वो क्या है? ऊंट की गर्दन जो होती लंबी होती है, इससे जो है बलुही जमीन की गर्मी से वो बचे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। समतापी जंतु में होता है। समतापी जंतु में क्या होता है? तो ये ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं होता है, ये शीत निष्क्रियता नहीं होता है, दोनों ए और बी ये दोनों नहीं होता है, यानी कि कुछ भी नहीं। इसमें से ऑप्शन समतापी जंतु में नहीं, समतापी जंतु में होने का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक में डैश प्रवसन करने आते हैं। कौन आते हैं? तब पक्षी आते हैं। चिल्का लेक में जो है पक्षी जो है प्रवसन करने के लिए आते हैं। ये आपका जो है पक्षी बिल्कुल सही है ऑप्शन। डैश में उपलाने के लिए स्विम ब्लैंडर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश की मदद से जुगाली करने वाले जंतु में सेलुलोज का पाचन होता है। कैसा होता है? विकसित आमाशय। आगे बढ़ते हैं। डैश के लिए ध्रुवीय भालू में अनुकूलन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि समुद्र, निम्न तापक्रम, शिकार, ये जो है डैश के लिए ध्रुवीय भालू में अनुकूलन पाया जाता है। ये सब चीज समुद्र के लिए भी, निम्न तापक्रम के लिए भी और शिकार के लिए भी, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अवशिष्ट जल है। अवशिष्ट जल जो होता है, दूषित जल को अपशिष्ट जल कहते हैं। इसलिए पीने योग्य जल ये गलत है, स्नान योग्य ये भी गलत है, भोजन बनाने योग्य ये भी गलत है। यानी अपशिष्ट जल के मतलब हुआ बेकार जल, यानी कि दूषित जल। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो है प्रत्येक साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। दूषित जल से होने वाली बीमारियां नहीं है। तो कैंसर जो है दूषित जल से नहीं होती है। पीलिया आपके दूषित जल से होती है, पेचिस दूषित जल से होती है, खाज खुजली जो है ये भी क्या होती है? दूषित जल से होती है। लेकिन कैंसर क्या है? दूषित जल से नहीं होती है। आगे है पीलिया रोग का कारण है। तो पीलिया रोग का कारण अभी अभी देखे हैं कि पीलिया रोग का कारण क्या है? दूषित जल है। दूषित जल का व्यवहार जो है पीलिया रोग का मुख्य कारण है। आगे देखते हैं। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है तो क्या होता है? प्रदूषित होता है, खराब होता है। तो चापाकल या कुएं के पास जो है जल जमाव ना होने दे, क्योंकि चापाकल और कुएं के पास जल जमाव होने से जल क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी दूषित जल के सेवन से होता है?
तो पेचिश आपके दूषित जल के सेवन से होता है, हैजा आपके जो है दूषित जल के सेवन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, मटमैले जल को साफ करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करते हैं? तो फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। मटमैले जल को साफ करने के लिए फिटकिरी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू कचरे से उत्तम खाद बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीवेज क्या है? तो सीवेज जो है अशुद्धियां और जीवाणु मुक्त जल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रासायनिक शौचालय में किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी एनोटेक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो रासायनिक शौचालय के लिए। मीना माटा रोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मीना माटा रोग जो है सर्वप्रथम जापान में हुआ। जापान देश में जो है सबसे पहले जो है मीना माटा नामक जो है रोग हुआ। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये तापीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत पंखा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये तापीय प्रभाव पर आधारित है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ देते हैं, संयोग कर देते हैं, तो उसको जो है बैटरी हम लोग कहते हैं। आगे बात करते हैं, मरकरी ट्यूब में क्या है? तो मरकरी से पराबैंगनी किरणें निकलती है। तो मरकरी ट्यूब में जो है पराबैंगनी किरणें निकलती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के गर्म होने पर प्रकाश निकलता है। विद्युत बल्ब में जब फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से ही प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है। आगे देखते हैं, दिखाए गए पथ में, जैसे ये पथ आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए पथ बनाया गया है। तो ये कैसा पथ है? तो ये स्विच ऑफ की स्थिति में है, स्विच ऑफ। क्योंकि ऑन होगा जब टच हो जाएगा तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा, हमारा ये बल्ब का फिलामेंट जो है जलने लगेगा। लेकिन अभी क्या है, ये जो सर्किट जो खुला सर्किट है, यानी कि सर्किट के अकॉर्डिंग जो है ये स्विच ऑफ की स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं, बजती विद्युत घंटी में क्या होता है? तो परिपथ पति की गति के साथ टूटता जुटता रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन रेशम का गुण नहीं है? तो रेशम का गुण कौन सा इसमें नहीं है? तो विद्युत की कुचालक है, यानी कि ये जो है रेशम के गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में कौन ऊन का गुण है? तो ऊन का गुण जो है कि ऊन जो है धागे, यानी ऊन के धागे बिल्कुल सीधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन भेड़ का प्रकार है? तो ये बकखाल जो है क्या है? भेड़ की प्रकार है। नेक्स्ट, रेशम डैश प्रोटीन पाया जाता है, यानी रेशम में क्या पाया जाता है? डैश प्रोटीन पाया जाता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है पाया जाता है, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट है, हमें चुनना है सही कथनों को चुने। इसमें आपके सही कथन बी है, क्षार कड़वे होते हैं और अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, तो वो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अम्लीय मिट्टी का उपचार कैसे किया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी का उपचार चूना डाल करके किया जाता है। अगर मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाए तो उसको ठीक जो है चूना डाल करके किया जाता है, क्योंकि चूना क्या होता है, क्षारीय होता है। आगे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक भस्म है। कैल्शियम कार्बोनेट एक भस्म है। निम्न में कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, सही कथनों को चुने। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ए ऑप्शन इज ए राइट। हल्दी पत्र है, हल्दी पत्र क्या है, क्षारीय विलयन में गहरे लाल होता है, लाल हो जाता है। यानी ये क्या है, लिटमस पत्र की तरह जो है हल्दी पत्र हुआ। जब इसमें क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो ये गहरे लाल हो जाते हैं। कभी आप देखे होंगे हल्दी और चूने को साथ में जब मिला देते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, गहरे लाल बन जाते हैं। निम्न में अम्लीय पदार्थ को चुने, तो इसमें क्या है, चूना क्या है, क्षारीय है। टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी क्या होता है, टूथपेस्ट आपका क्षारीय है यानी कि बेसिक है, चूना भी आपका बेसिक है, क्षारीय है, और गंदा जल भी आपका जो है बेसिक है, क्षारीय है। लेकिन हमारा सिरका क्या है, तो सिरका जो है अम्लीय है। और जानते ही हैं कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। आगे देखते हैं, निम्न में क्षारीय पदार्थ को चुने। तो चूना जल जो है हमारा क्या है, क्षारीय पदार्थ है। चूना हमारा क्षारीय पदार्थ है, और क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। आगे देखते हैं, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल को सोडा वाटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल विद्यमान होता है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में होती है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी आपका चिकनी है, और चिकनी के बाद बात करें तो दोमट मिट्टी है। यानी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी जो है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है, तो ये जो है बलुई मिट्टी में, बलुई मिट्टी में जो है अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। देखेंगे कभी बालू पर कभी पानी डाल के देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि वो शीघ्र ही जो है पानी को जो है अपने अंदर ले लेता है, यानी कि अंतःस्रवण जो है सबसे अधिक जो है बालुई मिट्टी में होती है। किस प्रकार की मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, तब बलुई मिट्टी में जो है बड़े कणों का जो है अनुपात सबसे ज्यादा होता है। मृदा में उपस्थित मृत जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं, तो ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में जो है मृत जीवों के अवशेष को ह्यूमस के नाम से जानते हैं, जो कि फसलों के लिए ह्यूमस बहुत ही उपयुक्त होता है। किस प्रकार की मिट्टी से छल्ले बनाए जा सकते हैं,
तो चिकनी मिट्टी से छल्ले बनाए जा सकते हैं। वर्षा ऋतु में कुएं का जलस्तर क्यों बढ़ जाता है? तो वाटर टेबल का स्तर ऊंचा हो जाता है, यानी कि वाटर टेबल का स्तर क्या होता है? ऊंचा हो जाता है। कब? वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण अंतःस्रवण क्रिया मिट्टी में होती रहती है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो जो है उसकी जल स्तर जो है ऊपर उठ जाती है। किस प्रकार की मिट्टी होने पर कुएं में जल्दी और ज्यादा जल पहुंचता है? तो बलुई मिट्टी। मृदा द्वारा जल को अवशोषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रवण कहते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो जल रिस रिस करके जो जाता है उस प्रक्रिया को अंतःस्रवण क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र की वनस्पति वहां की मिट्टी और वर्षा के अतिरिक्त किस चीज पर निर्भर करती है? तो जलवायु पर निर्भर करती है। डैश दारू की रचना नहीं है। डैश किसकी रचना नहीं है? दारू की रचना नहीं है। तो तंतु। तंतु क्या है? तंतु जो है दारू की रचना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, डैश की वल्कल की रचना नहीं है। तो ये क्या है? वाहिकाएं। वाहिकाएं जो है वल्कल की रचना नहीं है। डैश से जल का संवहन होता है। तो वाहिकाएं से जल का संवहन होता है। आगे बढ़ते हैं, डैश से कार्बनिक पदार्थ का संवहन होता है। तो चालनी नलिका से जो है कार्बनिक पदार्थों का संवहन होता है। आगे बढ़ते हैं, डैश में वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। तो शुष्क ग्रीष्म मौसम। शुष्क ग्रीष्म मौसम में जो है वाष्पीकरण जो है सर्वाधिक होता है। आप देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी की सीजन में जब हम कपड़े वगैरह धो के पसारते हैं तो देखते हैं बहुत जल्द सूख जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रीष्म काल में जो वाष्पीकरण जो है, शुष्क वातावरण हो, यानी कि वायु में नमी की मात्रा नहीं हो, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो, उस परिस्थिति में जो है क्या होता है? वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है और हमारे कपड़े जो है बहुत जल्द सूख जाते हैं। तो क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इज राइट, शुष्क ग्रीष्म मौसम। आगे देखते हैं, वक्ष एवं उदर के बीच पाया जाता है। वक्ष एवं उदर के बीच क्या पाया जाता है? तो डायफ्राम पाया जाता है। यदि पसली में फैलाव होता है तो डैश होता है। यदि पसली में फैलाव होता है तो डैश होता है। क्या होता है? अंतःश्वसन होता है। जब हम देखते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां फैल जाती है, फिर छोड़ते हैं, फिर सिकुड़ जाती है। तो यह प्रक्रिया जो है अंतःश्वसन को दर्शाता है। पौधे में श्वसन में डैश गैस निकलती है। तो पौधे हो या हम इंसान हो तो श्वसन करते हैं, तो श्वसन करने के दरमियान लेते हम लोग ऑक्सीजन है और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरह पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है श्वसन क्रिया में पौधे द्वारा। पौधे श्वसन करते हैं। किससे करते हैं पौधे श्वसन? तो पत्ती से करते हैं, तने से करते हैं, जड़ से करते हैं, यानी ये तीनों से श्वसन करते हैं। यानी हम लोग जैसे जो है सिंगल जो है इसके जो है नासिका द्वार नहीं है, बल्कि इसके पत्ते में जितने भी उसके जो है स्टोमेटा वगैरह जो छोटी छोटी जो छिद्रें हैं, उस सभी छोटे छिद्रों से अपने तने से भी और अपने जड़ से भी जो है श्वसन प्रक्रिया करती है। यानी ए, बी एवं सी सभी सही जवाब होंगे इनके। आगे बात करते हैं, डैश में श्वसन शरीर भीति से नहीं होता है। तो मछली में श्वसन शरीर भीति से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए क्या होता है? गिल्स होते हैं, गलफरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं,
श्वास प्रक्रिया पूर्णतः मस्तिष्क के डैश से नियंत्रित होता है, तो श्वसन केंद्र से नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। हम उस श्वास में अधिक मात्रा में बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश किस प्रकार के पथ पर गमन करता है? तो ये सरल रेखीय गमन करता है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण के समक्ष रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के समक्ष रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश क्या है? 7 रंगों का मिश्रण है। उत्तल लेंस के समक्ष फोकस के बाहर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के समक्ष ध्रुव एवं फोकस के बीच एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। एक उत्तल दर्पण के समक्ष एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्या है? उत्तल दर्पण के समक्ष एक वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आगे देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन होता है, कैसा होता है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन होता है। तो ये जो है पत्थर कुची होता है, आलू होता है, डालिया होता है। तो ये जो है, ये तीनों जो है, ये पत्थर कुची, आलू और डालिया, ये सभी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। इसलिए ए, बी एवं सी ये सभी जवाब बिल्कुल सही होंगे। प्रजनन की सामान्य प्रक्रिया है, तो प्रजनन की सामान्य प्रक्रिया क्या है? मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है और खंडन है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईस्ट में तेजी से डैश प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है, तो ये मुकुलन द्वारा होता है। आगे बात करते हैं। गुटी प्रजनन की एक डैश प्रक्रिया है, तो ये क्या है? कृत्रिम लैंगिक है, कृत्रिम लैंगिक है। नेक्स्ट है कठोर सुरक्षात्मक आवरण प्रजनन की बीजाणु जनन प्रक्रिया में वृद्धि करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश पादप के स्त्री जनन अंग का भाग नहीं है, किसका भाग नहीं है? पराग कोश का भाग नहीं है। पराग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। शरीर के धमनी में रक्त प्रवाह होता है, शरीर के धमनी में रक्त प्रवाह होता है, किससे? हृदय से दूर। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में गहराई में, ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के शिरा में डैश पाया जाता है, क्या पाया जाता है शरीर के शिरा में? तो कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कपाट। बायां अलिंद एवं दायां अलिंद के बीच पाया जाता है, तो बायां अलिंद और दायां अलिंद के बीच एक दीवार पाया जाता है।
दायां अलिंद एवं दायां निलय के बीच पाया जाता है। तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच जो है ट्रैक स्पीड का पार्ट पाया जाता है। सामान्य मनुष्य में होता है, तो सामान्य मनुष्य में हृदय स्पंदन लगभग 72 बार प्रति मिनट होता है। स्पंज एवं हाइड्रा में रक्त परिसंचरण डैश होता है, क्या होता है? नहीं होता है। सबसे अधिक जहरीला एवं पानी में घुलनशील होता है, तो अमोनिया होता है। अमीबा एवं हाइड्रा में उत्सर्जन डैश से होता है, तो कोशिका झिल्ली से होता है। त्वचा के डैश से उत्सर्जन होता है, तो स्वेद ग्रंथि से होता है, स्वेद ग्रंथि से। तो इसी के साथ आपके जो है क्लास 7th के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो गए। आप सभी इस सभी एमसीक्यू को याद रखने के लिए वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो आपके रिवीजन हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और आप सभी जो है इस सभी वीडियो को जो है लाइक, शेयर और किसी तरह के आपको कुछ लगे तो आप कमेंट भी करेंगे, और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो हमें बस इतना ही पर रहने देते हैं। चलिए, आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जो है 2 बार 3 बार जो है रिपीट करके देख लेंगे, आपके सभी क्वेश्चन के जवाब याद हो जाएंगे।